आप लोगों ने कोमा के बारे में सुना ही होगा, शायद ड्रामों में या फिल्मों में या सोप्स में या किसी जानने वाले से। लेकिन जरा टीवी या फिल्मों से बाहर निकल कर देखा जाए तो क्या आपको पता है कि कोमा क्या होता है? दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। कोमा का वर्ड एक यूनानी अल्फाज से निकलता है जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ स्लीप। जब किसी के दिमाग में चोट लग जाए या खून का बहाव दिमाग तक कम हो जाए या रुक जाए तो इंसान को होश नहीं रहता और वो फिजिकली हिल नहीं सकता। इसको हम कोमा कहते हैं। जब इंसान कोमा में होता है तो वो जिंदा होता है और कभी कभार खुद से सांस भी ले पाता है, लेकिन वो किसी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स नहीं देता। कोमा के पेशेंट्स का दिमाग फाल यानी कि एक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ बेस लेवल तक। जैसे कि हम सब के साथ सोने के दौरान होता है, कोमा के पेशेंट्स भी थोड़ा बहुत ऐसा ही बिहेवियर रखते हैं। कोमा के पेशेंट्स में ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई बहुत से रीजंस की वजह से रुक सकती है। जैसे कि अगर ब्रेन को झटका लगे और उससे स्वेलिंग हो जाए, उससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। ब्लड वेसल्स के फट जाने से भी ब्लड फ्लो रुक जाता है, या कोई शरीयान ब्लॉक हो जाने से भी ब्लड फ्लो रुक जाता है। इनमें से एक से भी कोमा हो सकता है। डायबिटीज यानी कि शुगर के पेशेंट्स कोमा के रिस्क पर होते हैं। ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो कुछ कोमास मेडिकली भी पेशेंट्स को दिए जाते हैं, जिनको मेडिकली इंड्यूस्ड कोमास कहते हैं। ये रियल में कोमास नहीं होते। नॉर्मली कोमास बायोलॉजिकल होते हैं, जबकि मेडिकली इंड्यूस्ड कोमास एक तरह से लॉन्ग टर्म एनेस्थीसिया ही होता है। डॉक्टर्स कुछ पेशेंट्स को मेडिकली इंड्यूस कोमा में रखते हैं ताकि उनकी बॉडी कोई ऐसा रिएक्शन ना दिखाए जिससे स्वेलिंग हो जाए और मुमकिन खतरे का बायस रहे। सो इस वीडियो में मैं अपनी तवज्जो का मरकज कुदरती कोमा ही रखूंगा। हर कोमा एक दूसरे से अलग होता है, जो कि इस बात पर इन्हसार करता है कि ब्रेन पर कौन सा हिस्सा मुतासिर हुआ है। कुछ कोमा के मरीज थोड़ा बहुत इशारे दे पाते हैं और कुछ तो सांस तक नहीं ले पाते। ग्लासगो कोमा स्केल रैंकिंग कोमा की इंटेंसिटी को मेजर करने का स्केल है, जो किसी भी कोमा को 3 से 15 तक रैंक देता है, जिसमें 3 का मतलब इंतहाई सीरियस कोमा है और 15 का मतलब कि पेशेंट थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर कोमा के पेशेंट को छोड़ दिया जाए तो उनका ब्रेन डैमेज होने के खदशात रहते हैं। वो सांस ले सकते हैं तो यूजुअली उनका भूख से मरने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को फीड नहीं कर सकते। इसीलिए डॉक्टर्स उनको वेंटिलेटर्स पे रखते हैं और आईवी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और ऑक्सीजन की सप्लाई मेक श्योर करती है कि वो सेहतमंद रहें। इस तरह मशीन पेशेंट्स को जिंदा रखती हैं और नर्सेज उनको इधर उधर जाने के लिए हेल्प करती हैं ताकि मसल एट्रोफी ना हो। औसतन कोमा 2 से 4 हफ्ते तक के होते हैं, लेकिन कोमा का दौरानिया जितना ज्यादा होता है और जितना गहरा होता है उतना ही मरीज के चांसेस वापस जागने के कम होते हैं। चूंकि कोमाटोस पेशेंट में ब्रेन एक्टिविटी होती है और जैसे कि टीवी या मूवी में दिखाया जाता है कि कोमा के पेशेंट को अपने आसपास की सब खबर होती है, लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि हम पेशेंट से बात नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो है ब्रेन स्कैन। 2010 की एक स्टडी के मुताबिक जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के जर्नल में पब्लिश हुई, जिसमें 54 पेशेंट को वेजिटेटिव या मिनिमली कॉन्शियस स्टेज में थे, से तस्वर करने को कहा गया कि अगर उनको कोई टेनिस बॉल को हिट करना होगा तो क्या होगा, जिसमें सिर्फ 9% के दिमागों ने वहां पर रिस्पॉन्ड किया जो हिस्सा टेनिस बॉल के हिट करने से एसोसिएटेड था। यहां पर मैं ये बताना चलूं कि वेजिटेटिव स्टेट कोमा नहीं होती। कोमा के दौरान इंसान को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है और वो जनरली सांस तक नहीं ले पाते, लेकिन वेजिटेटिव स्टेट के दौरान पेशेंट्स हल्की फुल्की मूवमेंट कर सकते हैं, आंखें भी झपका सकते हैं, हल्की फुल्की आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बामकसद काम अंजाम नहीं दे सकते। इसको अगर हम आम जबान में रैंकिंग करें तो सबसे ऊपर कोमा आएंगे, फिर वेजिटेटिव स्टेट एंड फिर मिनिमल कॉन्शियसनेस यानी कि हल्की बेहोशी। 2006 में इजराइल के साबिका वजीर आजम एरियल शेरॉन को फालिज का अटैक हुआ और वो वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। उस दौरान उनके बेटे को उनसे बात करने को कहा गया और उसी दौरान फंक्शनल एमआरआई लिए गए ताकि ब्रेन की एक्टिविटी को देखा जा सके। ऐसे ही स्कैन्स उस वक्त भी लिए गए जब उनको उनकी फैमिली की फोटोज दिखाई गई। स्कैन्स की रिपोर्ट के मुताबिक शेरॉन के ब्रेन में रोबस्ट एक्टिविटी थी, लेकिन इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है क्योंकि एफएमआरआई ब्रेन की एक्टिविटी को खास नहीं बताते। वो सिर्फ ये बताते हैं कि ब्लड कहां कहां फ्लो हो रहा है। 2015 के शुरू में न्यूरो रिहैबिलिटेशन एंड न्यूरल रिपेयर जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ जिससे पता लगा कि कोमा के वो पेशेंट्स जिन्होंने कोमा के दौरान 6 हफ्ते तक
दिन में 4 बार अपनी फैमिली की आवाजें सुनी, वो दूसरे कोमा के पेशेंट से इंतहाई बेहतर रिकवर हुए और उनकी कॉन्शियसनेस भी ज्यादा पहले इंप्रूव हुई। बदकिस्मती से कोमा का इलाज फिलहाल मुमकिन नहीं। अभी तक कोई तरीका नहीं है कि कोमा को पेशेंट्स को जगाया जा सके। कुछ लोग सही हो पाते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। डायबिटीज की वजह से कोमा का इलाज थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन ब्रेन के क्लॉट्स को रिपेयर होने में टाइम लगता है। सारे कोमा एक जैसे नहीं होते। ग्लासगो स्केल के हिसाब से जो कोमा 3 से 5 तक की स्टेज में होते हैं वो इंतहाई गहरा कोमा होता है। उनके दिमाग में बहुत ही कम एक्टिविटी होती है और वो लोग यूजली वापस सही नहीं हो पाते। लेकिन जो 11 से 15 तक की स्टेज में होते हैं वो तकरीबन जागे हुए होते हैं और कॉन्शियस होते हैं। लेकिन कोमा का अरसा इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेन को कितनी इंजरी हुई है और पेशेंट्स के जागने के बाद डॉक्टर्स को अंदाजा लगाना होता है कि ब्रेन कितना फंक्शनल है। ऐसा भी होता है कि ब्रेन के कुछ हिस्से रिपेयर हो ही नहीं पाते, जिससे मुस्तकिल जहनी या जिस्मानी माजूरी हो सकती है। कोमा के बाद सारे पेशेंट्स को फिजिकल या मेंटल थेरेपी की जरूरत होती है ताकि उनकी जिंदगियां नॉर्मल हो सकें। ये बहुत ही नादिर बात है, लेकिन कोमा के मरीज मुकम्मल तौर पर ठीक भी हो सकते हैं। क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले में कोई कोमे का पेशेंट रहा है? मुझे जरूर कमेंट में बताएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आज का सवाल आज ही की वीडियो से, क्या आप बता सकते हैं कि कोमा की शिद्दत को नापने के लिए जो स्केल यूज होता है उसका नाम क्या है? जवाब कमेंट में लिखें और अगर याद नहीं तो वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करें। कोमास ब्रेन की इंजरी की वजह से होते हैं, तो क्या ब्रेन की इंजरी की वजह से हमारे दिमाग और भी बेहतर हो सकते हैं? मेरी ये दूसरी वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने जिक्र किया है कि क्या ब्रेन इंजरी हमें जीनियस बना सकती है।